केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस ऑप्ट करने की डेडलाइन बढ़ा देने के बाद भी अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने और कर्मचारी इसे ऑप्ट करते हैं। सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ न कुछ संशोधन कर ही रही है। इसके बावजूद यूपीएस की 5 सबसे बड़ी समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं जैसी इसके लागू होने के वक्त थी। बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी फॉर्मूले के आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मिनिमम गारंटी यानी सुनिश्चित पेंशन के लिए 25 साल सर्विस पीरियड की बाध्यता। यूपीएस के अंतर्गत सरकार आपको एक सुनिश्चित पेंशन राशि देने की गारंटी लेती है, लेकिन यह राशि आपको तब ही मिल पाएगी जब आपकी सर्विस पीरियड 25 साल या उससे अधिक का हो। यदि आपका सर्विस पीरियड 25 साल से कम है तो आप इस सुनिश्चित पेंशन राशि के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि उसी अनुपात में आपकी यह सुनिश्चित पेंशन राशि कम हो जाएगी। इसकी डिटेल कैलकुलेशन के लिए एक दूसरा वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, इस सुनिश्चित पेंशन को पाने के लिए आपकी उम्र 60 साल या आपका रिटायरमेंट होना ज़रूरी है। आपकी मंथली पेंशन आपको मिलना तभी शुरू होगी जब आप अपनी रिटायरमेंट एज तक का सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद रिटायर होते हैं। यदि आप रिटायरमेंट एज से पहले वीआरएस लेते हैं तो आपको पेंशन तभी मिलना शुरू होगी जब आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट पूरी हो जाती है। इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं और दोनों का रिटायरमेंट डेट 2035 का है और एक व्यक्ति तो अपना सर्विस पीरियड पूरा करके 2035 में ही रिटायर होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 2030 में वीआरएस ले लेता है। इन दोनों के केस में इनको पेंशन 2035 के बाद से ही मिलना शुरू होगी। ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जो वीआरएस लेने की सोच रहे हैं और उनका सर्विस पीरियड जो है वो 25 साल से कम बन रहा है। यहाँ पर एक तो उनको पेंशन भी कम मिलेगी क्योंकि उनके 25 साल पूरे नहीं हुए हैं, और दूसरा उनको पेंशन एक्चुअल रिटायरमेंट डेट पूरी हो जाने के बाद ही मिलेगी। तब तक उनको अपने लमसम अमाउंट, ग्रेचुइटी का अमाउंट और अपने टोटल कॉर्पस का 60% यदि वो विड्रॉवल करते हैं उस अमाउंट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, आपकी मंथली पेंशन बनाने के लिए छोड़ी गई 40% एन्युटी कॉर्पस के लिए आपके बच्चे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। रिटायरमेंट एज पूरी हो जाने के बाद आप अपने टोटल कॉर्पस का 60% ही विड्रॉवल कर सकते हैं। बाकी 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ती है जिससे आपको पेंशन मिलेगी। आपकी मृत्यु या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु जो भी लागू हो के बाद ये 40% कॉर्पस जो आपने एन्युटी के लिए छोड़ा था इसके लिए आपके बच्चे अधिकारी नहीं होंगे, जबकि एनपीएस में इसे बच्चों के लिए छोड़े जाने का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसमें आपकी पेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये 40% अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जिसको कोई भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसकी पति या पत्नी को उसकी पेंशन का मात्र 60% ही मिलेगी। आपकी मृत्यु के बाद आपको जो पेंशन मिल रही थी आपकी पत्नी या आपके पति को उसकी 60% पेंशन ही मिलेगी, और उनकी भी मृत्यु के बाद किसी और को ये पेंशन नहीं मिलेगी, ना तो आपको माता पिता को और ना ही आपके बच्चों को। प्रॉब्लम नंबर 5, वीआरएस लेने के बाद और एक्चुअल रिटायरमेंट डेट के बीच यदि व्यक्ति और उसकी पति या पत्नी जो भी लागू हो दोनों की मृत्यु हो जाती है तब स्थिति क्या बनेगी यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। वीआरएस की डेट और एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट के बीच में यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में कौन सा प्रावधान लागू होगा यह अभी तक कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी तक के नियमों को देखा जाए तो यह लगता है कि इस पीरियड में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक्चुअल रिटायरमेंट डेट के बाद उसकी पत्नी को या पति को उसकी पेंशन जो भी बन रही होगी उसका मात्र 60% ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनको कोई और अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। ये वो 5 मुख्य कारण हैं जिनके वजह से केंद्रीय कर्मचारियों में यूपीएस को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में यदि सरकार इन नियमों को लेकर कुछ बदलाव करती है तो शायद स्थिति कुछ और बन पाए। यूपीएस से रिलेटेड यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।